हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी कविता की दुनिया में चलेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज की मास्टरपीस द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर की। चलिए इसके हर पहलू को डिटेल में समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं कवि से। ये हैं सैमुअल टेलर कोलरिज, इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट के एक बहुत बड़े नाम। अब रोमांटिसिज्म क्या था? बेसिकली ये एक ऐसा टाइम था जब आर्टिस्ट नेचर की पावर, इंसानी इमोशंस और थोड़ी सी सुपरनैचुरल यानी अजीबो-गरीब चीज़ों पर बहुत फोकस करते थे। और कोलरिज की कविताओं में ना आपको ये सब कुछ मतलब सुपरनैचुरल एलिमेंट्स और ह्यूमन साइकोलॉजी का एक अमेजिंग मिक्स देखने को मिलेगा। और इस पोएम में तो खासकर ये पूरी कविता दोस्तों एक सिंपल से लेकिन बहुत गहरे सवाल पर टिकी है। एक छोटी सी बिना सोचे समझे की गई गलती की असली कीमत क्या हो सकती है। मतलब जरा सोचिए, ये कविता हमें दिखाती है कि कैसे नेचर के खिलाफ किया गया एक छोटा सा काम भी इंसान को सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी बर्बाद कर सकता है। तो चलिए सीधे पार्ट 1 में चलते हैं। यहां हम देखेंगे कि कहानी शुरू कैसे होती है और वो क्राइम क्या है जिसने सब कुछ बदल दिया। सीन कुछ ऐसा है, एक बहुत ही बूढ़ा मैरिनर एक शादी में जा रहे मेहमान को पकड़ लेता है, लिटरली रोक लेता है। अब ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से उसकी पूरी दर्दनाक कहानी शुरू होने वाली। इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए। यहां दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ है शादी का जश्न, खाना पीना, म्यूजिक, मतलब पूरा सेलिब्रेशन का माहौल। और दूसरी तरफ है मैरिनर की अंधेरी अजीब सी दुनिया, उसकी दर्द भरी कहानी। वो अपनी ग्लिटरिंग आई से, मतलब एकदम चमकती जैसे हिप्नोटाइज करने वाली आंखों से उस वेडिंग गेस्ट को रोकता है और मजबूर कर देता है अपनी कहानी सुनने के लिए। तो मैरिनर अपनी कहानी शुरू करता है। उनका जहाज बड़े जोश के साथ खुशी खुशी बंदरगाह से निकलता है। मेरिली शब्द का इस्तेमाल ही बता रहा है कि माहौल कितना पॉजिटिव था, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। यहाँ कर्क का मतलब है चर्च, जो उस टाइम के सोशल और रिलीजियस माहौल को दर्शाता है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। जल्द ही एक भयानक तूफान आता है। कविता में उसे टिरानस एंड स्ट्रॉन्ग कहा गया है, जैसे कोई जालिम बादशाह हो। और ये तूफान उनके जहाज को खींचकर साउथ पोल की तरफ ले जाता है। सोच के देखिए, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। ये नेचर का वो रूप है जो इंसान के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर। और फिर उस बर्फीली सुनसान जगह में एक एल्टबेट्रास आता है। वहां के सेलर्स के लिए ये एक चमत्कार जैसा था। वो उसे एक अच्छा शगुन मानते हैं, एक क्रिश्चियन सोल। सोचो, उस बेजान सी जगह पर एक जिंदा चीज का आना उनके लिए एक उम्मीद की किरण जैसा था। और जैसे ही वो आता है, बर्फ टूटने लगती है, रास्ता साफ हो जाता है, तो उनका विश्वास और पक्का हो जाता है कि ये पक्षी तो भगवान का भेजा हुआ है। और फिर वो होता है जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। बिना किसी वजह के, बिना किसी रीजन के, मैरिनर अपना क्रॉसबो यानी तीर कमान उठाता है और उस मासूम एल्बाट्रॉस को मार देता है। क्यों? पोएम में इसका कोई जवाब नहीं है। और यही है इस पूरी कविता का आधार, इसका सेंट्रल क्राइम। प्रकृति के एक पवित्र सिंबल को मारकर मैरिनर ने एक नेचुरल और स्पिरिचुअल लॉ को तोड़ दिया है। अब आते हैं पार्ट 2 पर। एल्बाट्रॉस के मरते ही चीजें भयानक रूप लेना शुरू कर देती हैं। मैरिनर के उस एक काम का अंजाम अब एक श्राप, एक कर्स बनकर सामने आएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका असर सिर्फ मैरिनर पर नहीं बल्कि पूरे क्रू पर पड़ेगा। शुरू में तो सारे साथी मैरिनर को खूब बुरा भला कहते हैं। उनको लगता है, अरे यार, तुमने उस पक्षी को मार दिया जो हमारे लिए अच्छी हवा लाया था। लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है, कोहरा छटता है, सूरज निकलता है, उनकी बात भी बदल जाती है। अब वो कहते हैं, नहीं, तुमने अच्छा किया इसको मारकर, यही तो कोहरा ला रहा था। देखा आपने, अपने फायदे के लिए उन्होंने गलत को सही कह दिया और इस तरह वो भी उस पाप में बराबर के हिस्सेदार बन गए। और फिर अचानक सब कुछ रुक जाता है, हवा बिल्कुल बंद हो जाती है। उनका जहाज समुद्र पर ऐसे ठहर जाता है जैसे किसी पेंटिंग में बना जहाज हो, एक पेंटेड समुद्र के ऊपर। अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशन। जरा इस लाइन की गहराई को महसूस कीजिए। कोई हरकत नहीं, कोई जिंदगी नहीं, एकदम भयानक खामोशी। और यहां पर कविता की सबसे फेमस लाइंस आती हैं। और स्थिति का अजीबापन देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी है, हद नजर तक, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं। समुद्र का खारा पानी उनकी प्यास को और बढ़ा रहा है। मतलब सब कुछ सामने है लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। कितनी बड़ी सजा है ये। सजा के तौर पर क्रू मेंबर्स उस मरे हुए एल्बाट्रॉस को उठाकर मैरिनर के गले में लटका देते हैं। क्रिश्चियन लोग गले में क्रॉस पहनते हैं, उसकी जगह अब मैरिनर के गले में उसके पाप का सिंबल लटक रहा है। ये एक कांस्टेंट रिमाइंडर है उसकी गलती का,
एक बोझ जिसे उसे हर पल हर सांस के साथ महसूस करना है। ओके, तो अब आते हैं पार्ट 3 पर। यहां से कहानी एकदम सुपर नेचुरल हो जाती है। जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, पानी नहीं है, हवा नहीं है, तब उन्हें दूर से एक जहाज दिखता है। एक पल के लिए उनकी आंखों में चमक आती है, लेकिन ये कोई नॉर्मल जहाज नहीं है। ये एक भूतिया जहाज है जो अपने साथ मौत से भी ज्यादा खतरनाक चीज ला रहा है। उस भूतिया जहाज पर सिर्फ 2 लोग हैं। एक है डेथ यानी मौत, जो एक स्केलेटन के रूप में है, और दूसरी है उससे भी कहीं ज्यादा डरावनी, लाइफ इन डेथ। सोचिए, एक ऐसी औरत जिसकी स्किन लेप्रेसी के मरीज जैसी सफेद है, लेकिन होंठ एकदम लाल। वो मौत से भी बदतर किस्मत का सिंबल है, ऐसी जिंदगी जो मौत से भी बदतर हो। और ये दोनों मैरिनर और उसके क्रू की जिंदगी के लिए डाइस का खेल खेलते हैं। और गेम का रिजल्ट क्या होता है? लाइफ एंड डेथ चिल्लाती है, मैं जीत गई, मैं जीत गई। और वो किससे जीतती है? मैरिनर को। इसका मतलब साफ है, मैरिनर जिंदा रहेगा, पर उसकी जिंदगी एक जिंदा लाश जैसी होगी। और मौत को मिलते हैं बाकी के 200 सेलर्स, और फिर एक एक करके वो सब मर जाते हैं। मरते हुए वो अपनी आंखों से मैरिनर को श्राप देते जाते हैं। चलिए अब पार्ट 4 पर चलते हैं, जो इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। इमेजिन कीजिए मैरिनर की हालत। वो उस वाइड सी पर बिल्कुल अकेला है और उसके आसपास उसके 200 साथियों की लाशें पड़ी हैं। और अजीब बात यह है कि वो लाशें सड़ भी नहीं रहीं। ये उसके अकेलेपन की सजा का सबसे खौफनाक फेज है। वो अकेलेपन और नफरत से इतना भर जाता है कि वो नफरत करने लगता है। समंदर में जो जीव हैं उन्हें वो स्लाइमी थिंग्स कहता है, मतलब गंदे घिनौने जीव। उसके मन में ये बात आती है कि ये घिनौने जीव तो जिंदा हैं और मेरे इतने अच्छे साथी मर गए। वो खुद से भी नफरत करने लगता है। लेकिन फिर एक चांदनी रात में कुछ बदलता है। वो पानी में तैरते हुए सांपों को देखता है और अचानक उसके मन की नफरत कहीं गायब हो जाती है। उससे उनकी सुंदरता दिखती है, उनके चमकते हुए रंग, उनका ग्रेसफुल मूवमेंट, और बिना सोचे, बिना किसी प्लान के उसके दिल से उनके लिए प्यार का एक झरने जैसा फूट पड़ता है। और वो अनजाने में ही उन्हें दुआ दे देता है, ओ हैप्पी लिविंग थिंग्स। यही दोस्तों इस कविता का टर्निंग पॉइंट है, जहां नफरत की जगह प्यार ले लेता। और जिस पल वो प्रकृति के उन जीवों से प्यार महसूस करता है, श्राप टूट जाता है। इतने दिनों से जो वो प्रार्थना नहीं कर पा रहा था, अब वो प्रार्थना कर पाता है। और उसी वक्त वो एल्बाट्रॉस, जो उसके पाप का बोझ था, उसके गले से खुलकर समंदर में ऐसे डूब जाता है जैसे कोई शीशे का टुकड़ा हो। उसका बोझ आखिरकार हल्का हो जाता है। अब आते हैं पार्ट 5 और 6 पर। यहां हम मैरिनर की घर वापसी की जर्नी देखेंगे। श्राप तो टूट गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया। उसका प्रायश्चित, उसका पेनेंस अभी बाकी है। उसकी मुक्ति की यात्रा अभी लंबी है। उसकी सजा अभी खत्म नहीं हुई है। हवा में 2 आवाजें आपस में बात करती हैं, शायद वो फरिश्ते हैं। और वो क्या कहती हैं? इस आदमी ने प्रायश्चित किया है, लेकिन इसे और प्रायश्चित करना होगा। मतलब उसके पाप धुल तो गए हैं, लेकिन उसकी सजा अभी भी जारी रहेगी। और वो सजा क्या होगी, ये आगे पता चलेगा। और अब हम आते हैं कविता के आखिरी यानी 7वें पार्ट पर। मैरिनर आखिरकार अपने देश पहुंच जाता है और यहां हमें उसकी असली सजा के बारे में पता चलता है। एक ऐसी सजा जो उसे जिंदगी भर भुगतनी है। तो मैरिनर की असली सजा क्या है? सजा ये है कि उसे हमेशा घूमते रहना है और अपनी कहानी उन लोगों को सुनानी है जिन्हें सुनने की जरूरत है। उसके अंदर एक आग जैसी जलने लगती है जब तक वो अपनी कहानी सुना ना दे। और उसकी कहानी का मैसेज, उसकी सीख क्या है, वो यहां लिखी है। वही इंसान अच्छी प्रार्थना करता है जो हर जीव से, इंसान, पक्षी, जानवर, सबसे प्यार करता है। लेकिन सबसे अच्छी प्रार्थना वो करता है जो छोटी बड़ी हर चीज से प्यार करता है, क्योंकि जिस भगवान ने हमें बनाया है उसने ही उन सबको भी बनाया है और वो सबसे प्यार करता है। कहानी सुनने के बाद वो वेडिंग गेस्ट शादी का जश्न छोड़ देता है। उसके लिए अब वो शोर शराबा बेमतलब है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो एक सैडर एंड अ वाइजर मैन है। दुखी क्योंकि उसने पाप और पश्चाताप की गहराई को जान लिया है, और समझदार क्योंकि उसने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया है। देखिए, मैरिनर की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन वेडिंग गेस्ट की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। और अब सवाल हम सबके लिए है, ये कहानी सुनने के बाद क्या हम बदले हैं? ऐसे ही और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।